तो हम लोग अभी बात कर रहे थे सेल। और सेल के अंदर बहुत सारी बेसिक नॉलेज अभी तक आपको मैं दे चुका हूँ। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस कैसा होता है, कहाँ होता है, काफ़ी कुछ समझाया। जस्ट केवल एक रिकॉल कर रहा हूँ कि कोई भी जो सेल है ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और यहाँ लगभग बीच में एक डार्क कलर का माइक्रोस्कोप में हमको दिखता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। हमने देखा कि न्यूक्लियस खुद डबल मेम्ब्रेन वाला एक सेल ऑर्गेनेल है, और इस दोनों मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर होते हैं, और ये पोर मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में मटेरियल आता है जाता है। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया था क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको नाम दिया था क्रोमेटिन नेटवर्क। ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, मैंने बताया कि ये जो पूरा धागा है ये बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर, ठीक है। अब ये इधर अगर हम आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये जो फ्लूइड है इसके चारों तरफ जो ये लिक्विड है, इसको हमने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा है जिसके अंदर और बहुत सारे अदर सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाएंगे। तो ये न्यूक्लियस की एक छोटी सी कहानी थी। मैंने आपको ये भी समझा दिया था कि जब ये सेल डिवाइड करती है, डिवीजन करती है, तो ये जो थ्रेड है, ये जो धागा जैसा क्रोमेटिन नेटवर्क है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और इन टुकड़ों को फिर हम बाद में कहने लगते हैं क्रोमोसोम्स। इनको फिर हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स कब दिखाई देंगे? जब सेल डिवीजन करेगी, केवल तब दिखेंगे, अदरवाइज ये एक उलझे हुए धागे के रूप में इसी के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क ही हमको दिखाई देगा। ये किसी भी सेल इतनी छोटी होती है कि सेल के अंदर क्या मौजूद है ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने देख के हमको बताया। बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तब ही दिखाई देता है। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हमको ये सब बातें इतना ऑब्जर्व नहीं हो पाती हैं, ठीक है। मैंने इसके फंक्शन भी आपको बताए कि एक जो न्यूक्लियस है, चूंकि इसके पास डीएनए होता है, इसलिए ये हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार है। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि ये सेल जैसी है, ये उसी टाइप की एक नई सेल बनाने की पावर रखती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे पेरेंट होते हैं, पेरेंट के बच्चे जो उनकी ऑफस्प्रिंग होती है, जो नई जनरेशन होती है, वो नई जनरेशन अपने पेरेंट्स के जैसी ही होती है। वो इसलिए क्योंकि पेरेंट अपना डीएनए इस नई जनरेशन को ट्रांसफर करता है। जैसा डीएनए आता है, ऑफस्प्रिंग ऐसा ही बन जाता है। उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टर बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये आखिर जो नई जनरेशन है वो पेरेंट के जैसे क्यों दिखती है? क्योंकि पेरेंट डीएनए ट्रांसफर करता है, और डीएनए वो एक केमिकल है जो कैरेक्टर को लेकर जाता है एक नई जनरेशन में। इसलिए मैंने सीधा सिंपल बोला, चूंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है इसलिए ये हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार है। दूसरा फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये सेल डिवीजन करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस सेल को डिवाइड होके, एक सेल जब डिवाइड होती है तो दो सेल बनाती है, तो आखिर इस पूरे डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है?
आंसर आएगा न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। ठीक है, यह न्यूक्लियस के अंदर जो एक कंटेंट है, जो केमिकल है, ये उसको कंट्रोल करते हैं। और तीसरा हम बात करते हैं ऑल केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑल केमिकल एक्टिविटी, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी केमिकल प्रोसेस चल रही होती हैं, उन सब को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। हम कह सकते हैं कि इट इज द कमांडर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द कमांडर, वो पूरे सेल को कमांड करता है, हर चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। ये कंट्रोलिंग पावर होता है सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस। यहां तक की बात अगर समझ में आई तो अब हम आगे की बात शुरू कर रहे हैं। सवाल आता है दिमाग में, क्या हर सेल में न्यूक्लियस होता है? मान लीजिए मैंने दो सेल बनाया, ये दो अलग अलग सेल हैं, इसके पास तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है। मैं बोल रहा हूं इसके पास न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या हमको ऐसी भी सेल दिखाई दी जिनमें न्यूक्लियस नहीं था? तो ऐसी कुछ सेल थी जिनमें ये अंदर का जो मटेरियल है वो तो मौजूद था, वो तो बिखरा पड़ा था, लेकिन इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर नहीं थी, चारों तरफ साइटोप्लाज्म ही था। मतलब क्रोमेटिन नेटवर्क तो मौजूद है, वो डीएनए तो मौजूद है जो हेरिडिटी को लेके जाता है, जो सेल को कंट्रोल करता है, लेकिन यहां हम कह सकते हैं विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मटेरियल इज फाउंड, मटेरियल इज फाउंड। तो ये मटेरियल बिना मेम्ब्रेन का है, हमको पता नहीं चलता कि इसमें न्यूक्लियस कहां है। तो ये हम ओवरऑल कह सकते हैं कि कुछ ऐसी भी सेल हमको दिखाई दी जिनमें न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था। फिर इस पार्ट को क्या बोलेंगे जो धागा पड़ा है, उलझा हुआ पड़ा है? अब न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे, तो फिर हमने इसको एक नया नाम दे दिया, हमने इसको बोला न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोल दिया इसको। तो कुछ ऐसी सेल थी जिनमें न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियोइड पाया जाता है। और न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? केवल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग करती है। मैंने आपको ये समझा दिया था कि ये बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है वो क्या है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर होंगी तो कहीं ना कहीं वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग अलग रखती हैं। यहां पर ऐसा सिचुएशन नहीं है, केवल यहां ये साइटोप्लाज्म आपको दिखाई देगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, और जो न्यूक्लियस है वो आपको न्यूक्लियोइड के रूप में दिखाई देगा। क्या इन दोनों सेल को एक ही जैसा मान सकते हैं? नहीं मानेंगे। एक्चुअली जब न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में जो और कुछ देखने को मिलेगा, यहां पर तो इसके पास ये मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास, तो मेम्ब्रेन से बने और भी सेल ऑर्गेनेल होंगे इस सेल के पास। केवल न्यूक्लियस होता है ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस के अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका मतलब मेम्ब्रेन से बने और भी सेल ऑर्गेनेल मौजूद होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल क्या होता है अभी समझ में आएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आल्सो प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आल्सो प्रेजेंट इन दीज सेल, हाँ, इनके अंदर
ना केवल न्यूक्लियस बल्कि न्यूक्लियस के जैसे और भी कई अलग अलग सेल ऑर्गेनेल मौजूद होते हैं। और यहां पर जब न्यूक्लियस के पास ही नहीं है मेम्ब्रेन, इसका मतलब इसके अंदर जब सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के पास ही न्यूक्लियस नहीं है, वो मेम्ब्रेन नहीं है, तो फिर बाकी और क्या मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं? आंसर आएगा नो। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो नो एनी मेम्ब्रेन बाउंड, नो एनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड, कोई भी नहीं होता इसके पास। जब न्यूक्लियस के पास ही मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब और भी दूसरा केवल इसके पास ये सेल मेम्ब्रेन है, केवल और केवल, बस। सेल मेम्ब्रेन तो है तभी तो इसको हमने सेल बोला, अदरवाइज इसको सेल हम कहते ही नहीं। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, दोनों में अंतर क्या है? इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है बल्कि न्यूक्लियोइड है। इसमें मेम्ब्रेन के बने और भी कई अलग सेल ऑर्गेनेल हैं, लेकिन इसमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी दो टाइप की सेल हमको दिखाई दी। अब इनमें सबसे कमजोर, सबसे पुरानी टाइप की जो सेल है वो एक्चुअल में यही है। दुनिया में सबसे पहले ऐसी ही बनी होगी, फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, मेम्ब्रेन बनी होंगी और कुछ बना होगा, बनते 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 आज ऐसी सेल बन गई हैं। तो दुनिया में सबसे पहले सेल कैसी आई? एकदम एडवांस वाली या हल्की फुल्की वाली? ये वाली आई होंगी दुनिया में सबसे पहले। फिर इन्हीं में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते होते आज इतना इंप्रूव कर चुकी है सेल। तो ये पुराने जमाने की सेल है, लेकिन आज भी पाई जाती है ये वाली सेल। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई, इनमें से कुछ सेल ऐसी बन गई। ये लेटेस्ट है, एडवांस है, इसलिए इनका नाम हमको याद रखना पड़ेगा। इस टाइप की सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने जमाने की, पुराने टाइप की जो सेल है उस सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो नए जमाने की मोस्ट एडवांस सेल है जिसके पास सब कुछ मौजूद है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। एक्चुअली ये जो कैरियो शब्द आ रहा है ना, कैरियो, कैरियो का मतलब जिसके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस को बोलते कैरियो। प्रोकैरियो पुराना न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियोइड, पुराने जमाने का न्यूक्लियस जिसके पास है वो प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास नए जमाने का न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है क्लास 9th में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, राइट सम डिफरेंसेज बिटवीन देम। तो आप सीधा बोल सकते देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, वन आर प्रोकैरियोटिक सेल and another are eukaryotic cell. The prokaryotic cell which do not have the nuclear membrane, in place of nucleus, nucleoid is present. And in this cell, no any membrane bound cell organelle found. While in eukaryotic, there is well developed nucleus found which have nuclear membrane, and other membrane bound cell organelle also found in the cytoplasm. It is the most advanced cell and it is the primitive cell. पुराने टाइप की है, प्रिमिटिव सेल है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं कहाँ मिलती हैं। एक्चुअली ये जो है वो एडवांस में है, मतलब ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, हाँ, ऑल मल्टी सेलुलर, कोई भी है चाहे वो प्लांट है या एनिमल है जो मल्टी सेलुलर है, उन सब के पास ये वाली सेल होती हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ जितने भी लिविंग्स इस दुनिया में हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो सब यूकैरियोटिक सेल के ही बने होते हैं। लेकिन कुछ यूनिसेलुलर, मैंने बोला कुछ यूनिसेलुलर, सभी नहीं, कुछ यूनिसेलुलर
हमको आज भी प्रोकैरियोटिक रूप में दिखाई देते हैं। अब इन्हीं के नाम हमको जानना है कि आज की दुनिया में भी आखिर कौन है जो आज भी प्रोकैरियोटिक के रूप में दिखते हैं। ऐसे कौन कौन है प्रोकैरियोटिक सेल, कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1, ऑल बैक्टीरिया। इस दुनिया में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब आज भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं। नंबर 2, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब के सब आज भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं। और तीसरा एक और मैं नाम आपको बता दूं, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है और ये भी प्रोकैरियोटिक सेल है। ये सब के सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं और प्रोकैरियोटिक हैं, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बैक्टीरिया चाहे वो टाइफाइड का हो, चाहे वो न्यूमोनिया का हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस का हो, चाहे दही में मिलने वाला बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया कोई भी हो, सब के सब कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है। अब कभी भी कोई आपको बोले बैक्टीरिया कैसी सेल होती है, आंसर आएगा सर बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अब आप जब अपनी बुक खोलते हैं तो देखिए न्यूक्लियस की कहानी खत्म हो गई। न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन के बाहर अगर वो प्लांट है या फंगस है तो सेल वॉल था, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बात कर रहे यहां जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म कैसा है? लिक्विड है, फ्लूइड है, फ्लूइड के रूप में मिलता है, जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के मेम्ब्रेन से बने हुए सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, ये अलग अलग हम बात करेंगे। तो हमको साइटोप्लाज्म तो ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल एक लिक्विड जैसा है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसमें और क्या क्या है ये हमको पढ़ना है। ये जो सेल ऑर्गेनेल है मतलब अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर केवल न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियस के अलावा और भी कई कंपोनेंट हैं। क्योंकि अब हम केवल यूकैरियोटिक सेल को ही पढ़ेंगे, अब हम केवल यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे जिसके पास सब कुछ है। तो देखते हैं उसके पास क्या क्या है, और वो जो भी चीज है वो मिलेगी साइटोप्लाज्म में। कहां मिलेगी? साइटोप्लाज्म में। तो अदर कंपोनेंट क्या क्या है हम बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, इनके नाम हमने जूनियर क्लास में पढ़े हैं इसलिए मैं बताता जा रहा हूं। हम बात करेंगे प्लास्टिड की, हम बात करेंगे लाइसोसोम की, हम बात करेंगे वैक्यूल की। ये सब साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म कहाँ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। तो बस इतने से और कंपोनेंट पढ़ने हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मेन जो थीम था वो पूरा चैप्टर का मैंने आपको समझाया। जो समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। आई थिंक वो आपको आसानी से समझ में आया। अब एक एक चीज हम देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या मौजूद है। तो कंपोनेंट नंबर 1, 2, 3 आप कैसे भी पढ़िए, हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके मैं उस हिसाब से आपको समझाता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा हमने पढ़ा सेल वॉल, तीसरा जो हमने पढ़ा वो हो गया हमारा न्यूक्लियस। अब हम चौथा, अब यहां साइटोप्लाज्म क्या पढ़ना, वो तो फ्लूइड है मैंने समझा दिया, फिर भी ये हमारा कंप्लीट हो गया मान लीजिए साइटोप्लाज्म।
अब पांचवा जो हम पढ़ेंगे वो साइटोप्लाज्म में मौजूद सेल ऑर्गेनेल होंगे और उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कहानी हम लोग शुरू कर सकते हैं अभी। ये सब सेल ऑर्गेनेल कहलाएंगे। यहां से अब ये जितने भी हैं, न्यूक्लियस भी अपने आप में एक सेल ऑर्गेनेल है। देखिए सेल है तो सेल के अंदर ये भी तो एक अपने आप में ऑर्गेनेल है, पर इसको हमने अलग से पढ़ लिया। अब इसके अंदर और जो कुछ भी है, अलग अलग कंपोनेंट है जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। अलग अलग इनको क्यों बोला? क्योंकि वो अलग अलग काम कर रहे हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने उनको अलग अलग नाम दे दिया। एक सेल को तो बहुत काम करने पड़ते हैं, तो हर काम हर पार्ट थोड़ी करेगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ करने वाला है। जैसे हम बात करेंगे एटीपी कौन बनाएगा, तो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फूड कौन बनाता है फोटोसिंथेसिस में, आंसर आएगा आपका प्लास्टिड बनाता है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ जाएंगी जब हम ये अलग अलग कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी जो हम सेल पढ़ रहे हैं उसमें एक नाम और आता है वायरस। और वायरस अभी आप बहुत बढ़िया से पहचान रहे होंगे कि क्या होता है और क्या पावर होती है वायरस की, क्योंकि वायरस के कारण 2 साल से हमारा स्कूल बंद पड़ा हुआ है। हाँ, इस वायरस आखिर है क्या बीमारी, ये थोड़ा देखना है। क्या वायरस एक सेल है? सवाल यहाँ आता है। तो सेल अगर है तो एक सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हमने वायरस को देखा माइक्रोस्कोप में, तो उसमें केवल एक खोल था, वो भी प्रोटीन का बना। इस तरह से मान लीजिए, मैं एक जनरल एक फोटो बनाता हूं, इस तरह से एक खोल है। ये एक तो मैंने ऐसे फोटो बना दिया और एक मैंने ऐसे फोटो बना दिया जैसे कि कोरोना का हो गया। तो ये जो खोल है ना, ये जो कवर है, जो इसका आउटर कवरिंग है, ये वाकई में यहां सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये सेल वॉल जैसा कंटेंट है और ये प्रोटीन है, केवल और केवल प्रोटीन। हमको मालूम है जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो तो लिपिड और प्रोटीन होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। यहां लिपिड नहीं है, ध्यान देना। केवल ये प्रोटीन का बना खोल है और इस खोल के अंदर केवल एक चीज मौजूद है, केवल एक, बस। और वो चीज का नाम या तो आरएनए है या फिर डीएनए है। किसी किसी वायरस में डीएनए होता है और किसी किसी वायरस में आरएनए होता है। हमारा जो कोरोना वायरस है ना, इसके अंदर आरएनए होता है। ये आरएनए वायरस है। जैसे डीएनए का हमने नाम बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, एक केमिकल है। और केवल वही होता है, इसके पास साइटोप्लाज्म भी नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, एकदम ड्राई है। ये साइटोप्लाज्म भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है, केवल एक खोल है, एक डब्बा है। डब्बे के अंदर या तो डीएनए है या आरएनए है। दोनों भी एक साथ नहीं मिलते, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा। अब क्या इसको सेल कहना ठीक है? तो आंसर आएगा नो। ये कैसा है? एसेलुलर, बिना सेल का है, बिना सेल का। इसके पास सेल है ही नहीं, ये एसेलुलर है, विदाउट सेल। अब दूसरी बात ये आती है, सर अगर ये सेल नहीं है तो क्या ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो याद करो, हमारा सेल थ्योरी क्या बोलता है? सेल थ्योरी बोलता है कि जितने भी लिविंग हैं, लिविंग होने के लिए कम से कम सेल होना जरूरी है। ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड बाय सेल। अब इसके पास तो सेल भी नहीं है, तो क्या मैं वायरस को एक लिविंग बोलूं? आंसर आएगा नो, इट इज नॉन लिविंग। इट इज जस्ट लाइक ए पार्टिकल विच हैव ए प्रोटीन कवर एंड आरएनए ऑब्लिक डीएनए।
केवल एक धूल मिट्टी का सा छोटा सा माइक्रोस्कोपिक, अब ये मान लीजिए एक है और इसके अंदर बस वो पड़ा है, ना साइटोप्लाज्म है, ना सेल मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियस है, कुछ भी तो नहीं है, केवल दो चीजें हैं इसके पास। दो क्या? एक प्रोटीन का बना खोल और उसके अंदर या तो डीएनए या फिर आरएनए, बस दो चीजें। तो 100% वी आर कंफर्म दैट इट इज ए नॉन लिविंग वायरस। ऑलरेडी नॉन लिविंग है, वो एक जस्ट डस्ट पार्टिकल के जैसा है। हम उसको क्या मारेंगे? वो तो पहले से ही मरा हुआ है, वायरस को मार ही नहीं सकते। सर फिर ये वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं? ये अगर नॉन लिविंग है तो इसने तो तबाही मचा के रखी है। अब देखिए ये वायरस है और इसके पास ये डीएनए है। मैं बोल रहा हूं ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का मतलब धूल मिट्टी के जैसे। जैसे ही आपने मान लीजिए आपकी बॉडी में वायरस है, आपने छींका, छींकते ही वो पार्टिकल के रूप में हवा में उड़ गया। आपकी जैसी छींक आपको आई, वो नाक से मुंह से आपके उड़ गया हवा में पानी की बूंदों के साथ। तो उसमें वो जो पार्टिकल उड़े वायरस के, वो कोई सरफेस पे गिरेंगे या किसी के मुंह पे गिरेंगे या हवा में तैरेंगे, कुछ देर के बाद वो तो वैसे भी डेड हैं, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो वो ऑलरेडी मर जाएंगे। लेकिन पता है ये जो प्रोटीन का खोल है, ये खोल थोड़ा मजबूत होता है, और मजबूत होता है जब तक ये खोल ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा तब तक ये वायरस आपको इन्फेक्शन कर सकता है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा गर्म हो जाए या ये पिघल जाए, कुछ इस तरह का हो जाए कि इसके ऊपर कोई केमिकल डल जाए, तो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी खराब हो जाएगी, अब ये इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि हाथ साबुन से धो। अब जब साबुन में क्या होता है? बेस होता है। साबुन में क्या होता है? बेस। एसिड और बेस आपने पढ़े होंगे। जैसे ही बेस उसके इस सेल वॉल के ऊपर गिरता है, सेल वॉल नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रोटीन का खोल बोल रहा हूं, जैसे ही वो साबुन इसके ऊपर आता है, इसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, अब ये कोई इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। वो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, धूल मिट्टी, वो बह जाएगा पानी के साथ। आपने थोड़ा सा एल्कोहल लगा लिया हाथ में, सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर जैसे ही आपके हाथों में ये वायरस 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 चिपके हैं, सैनिटाइजर डाल दिया, तो बस इनकी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं? ऑलरेडी मरी हुई चीज की ही तहस नहस कर रहे हैं, बस उसकी बॉडी को खराब कर रहे हैं। वो तो पहले से ही मरा हुआ है, वो 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन धूल मिट्टी हवा से वैसे ही खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वो खराब होने से पहले हमारी बॉडी में फिर से घुस गया हवा के साथ, तो हमको बीमार कर देगा। बड़ा खतरनाक आइटम है। सर ये नॉन लिविंग है तो इन्फेक्शन क्यों करता है? भाई ये ग्रोथ कैसे करता है? एक वायरस से 2 वायरस कैसे बनते, 2 से 4 कैसे बनते, 4 से ये तो बहुत सारे बनते हैं। हमारी लंग्स को डैमेज कर देते, पूरे फेफड़ों को सर, और आप बोल रहे कि ये तो मरा हुआ है। तो भैया इसको समझना है। एक्चुअली वायरस को ना तो हम लिविंग कहते हैं और ना ही हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं। ये तो इन दोनों के बीच की पोजीशन है वायरस। अगर ये बाहर है, कहीं धूल मिट्टी हवा में कहीं बाहर है, तो ये डस्ट पार्टिकल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये नॉन लिविंग है। लेकिन इस सेल के पास अगर ये गलती से भी चिपक गया तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये खोल सेल के अंदर, उस चूंकि ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन से चिपक कर उसके अंदर आ जाएगा। ये वायरस का खोल है, ये आपकी सेल है। अगर इसकी मेम्ब्रेन और इसकी मेम्ब्रेन चिपक गई तो ये पूरा का पूरा वायरस अंदर आ जाएगा, और अंदर आके अब इसको साइटोप्लाज्म मिल गया। इसको क्या मिल गया? साइटोप्लाज्म। और यहां पे तो खूब सारे काम चल रहे हैं, बस उन्हीं काम में जो कुछ भी इसके काम की चीजें वो सब इसको यूज करेगा, और यूज करके कई सारे वायरस बना देगा इस सेल में। और एक समय आएगा कि ये सेल फट जाएगी और बहुत सारे वायरस फिर से बाहर आ जाएंगे। अब ये जब सेल के अंदर था तो सब काम कर रहा था, और काम करने के लिए मदद कौन किया? वो खुद हमारी सेल ने इसको मदद किया। खुद हमारी सेल ने इसका ग्रोथ करवाया, इसकी संख्या बढ़वाई। मतलब मैं बोलूंगा कि इनसाइड द सेल
अगर एक वायरस सेल के अंदर है तो वो सेल की मैकेनिज्म को यूज करके अपनी ग्रोथ करता है और एक लिविंग के जैसे वर्क करता है। हमको लगता है कि वो सेल के अंदर एक लिविंग कोई आ गया, जैसे ही वो सेल के बाहर निकलता है वो नॉन लिविंग बन जाता है। लेकिन अब जैसे ही बाहर निकला, अगर फिर से किसी सेल के संपर्क में आया तो उसको फिर से टारगेट करेगा और फिर से बहुत सारे वायरस बनाएगा। ये कहानी है वायरस की। सो वायरस कैन नॉट बी से एज ए लिविंग एंड कैन नॉट बी से एज ए नॉन लिविंग। इफ वायरस फाउंड इनसाइड द सेल इट इज लिविंग, and virus found outside the cell it is just like a dust particle and behave like a non-living. So I think ये वायरस क्लास 9th में इतना जरूरी नहीं था समझाना, लेकिन चूंकि बुक में एक शब्द लिखा है वायरस, मैंने आपको समझाया कि वायरस में केवल दो कंपोनेंट हैं, एक तो प्रोटीन का बना खोल और एक उसके अंदर या तो आरएनए या फिर डीएनए। ठीक है। और वायरस जब सेल के अंदर चला जाता है तो बहुत सारे वायरस बनाता है, इन्फेक्शन करता है और सेल को डैमेज करता है, तोड़ता है। अगर वो लंग्स में आपके आ गया तो लंग्स की सेल की तबाही कर देगा। वायरस 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 निकलते चले जाएंगे जो नई नई सेल को टारगेट करेंगे और आपका लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो ये इतना खतरनाक होता है और वायरस को कंट्रोल करने की दवाई भी नहीं आज बहुत आसान है, बनती नहीं है। वैक्सीन थोड़ा सा कुछ प्रिकॉशन कर रहा है। वैक्सीनेशन का एक चैप्टर आएगा क्लास 9th में, जब हम बात करेंगे व्हाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर, वहां मैं बताऊंगा कि आखिर वैक्सीन कैसे काम करती हैं। अभी इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल जो क्लास होगी उसमें हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद जो भी नेक्स्ट आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, लाइसोसोम होगा, उनके बारे में बात करेंगे अगले 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि अगली 2 क्लास में चैप्टर आपका फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए।